हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज क्लास 11th हिस्ट्री से जो आपका फोर्थ चैप्टर है द थ्री ऑर्डर्स, इसके हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए, जो कि मिड टर्म एग्जाम्स में भी आपको काम आएंगे और आपके फाइनल एग्जाम्स में भी काम आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्लास 11 ESP। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिलते रहेंगे। आज की ये वीडियो इंग्लिश मीडियम में होने वाली है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हु वर नाइट्स? गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड एंड नाइट्स। उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहाँ पे मैंने ये सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर रखा है। तो आगे बढ़ते हैं। नाइट्स कौन थे समझते हैं। सो होता क्या था, 9th सेंचुरी में यूरोप के अंदर ना बहुत सारे वॉर्स होते थे। ठीक है, लगातार फ्रीक्वेंटली वॉर्स होते रहते थे। एक बहुत अच्छी कैवलरी की जरूरत थी भाई, जो इन वॉर में लड़े। होता क्या था, अभी तक ये जुगाड़ से काम चला रहे थे। जैसे कि जो किसान होता है, पीजेंट होता है, उसी को लड़वा रहे थे। तो वो बहुत एमेच्योर होते थे, यानी कि वो अनाड़ी होते थे, वो उस तरीके से नहीं लड़ते थे। तो अब जरूरत थी एक ऐसे सेक्शन की। तो एक न्यू सेक्शन एमर्ज हुआ जिनको नाइट्स कहा जाता था। ये अपने लॉर्ड्स के साथ कनेक्टेड थे, जैसे कि लॉर्ड किंग के साथ कनेक्टेड होता था। मान लो ये सबसे टॉप पर किंग है हायरार्की में, उसके बाद लॉर्ड है, तो उसके नीचे आ जाएगा नाइट। ठीक है, तो लॉर्ड जो है वो किंग के लिए काम करता था, नाइट्स जो है वो लॉर्ड के लिए काम करते थे। लॉर्ड बदले में नाइट्स को उनके काम के बदले एक जमीन का टुकड़ा दे दिया करता था, जिसको फीफ कहा जाता था। सिंपल है, एक पीस ऑफ लैंड जो दिया जाता था नाइट्स को, फीफ कहलाता है। और उसकी प्रोटेक्शन भी लॉर्ड करता था। ठीक है, अब ये फीफ आगे वो अपने बच्चों को भी दे सकते थे, आगे आने वाली जनरेशन्स को। फिर ये 1000 से 2000 एकड़ से भी ज़्यादा की ज़मीन होती थी। यहाँ पे नाइट और उसकी फैमिली रहती थी। चर्च वगैरह भी होता था उस ज़मीन पर। ठीक है, और वाइन प्रेस भी होती थी जहाँ पे वाइन बनाई जाती थी। तो बहुत बड़ी अच्छी खासी ज़मीन मिलती थी। फिर है लैंड ऑफ द फीफ वॉज कल्टिवेटेड। अब देखो, मान लो ये इतनी बड़ी जमीन है, इसको फीफ कहते हैं, तो यहाँ कहीं एग्रीकल्चर भी होता होगा, तो वह एग्रीकल्चर से कुछ टैक्स भी आता होगा। तो ये टैक्स थोड़ा बहुत लेकर ये लॉर्ड्स को पे कर देते थे। ठीक है, जो भी इस जमीन से टैक्स आता था। और लॉर्ड को वो प्रॉमिस भी करते थे कि हम आपके लिए लड़ेंगे जब हमारी जरूरत पड़ेगी। और नाइट्स लोग जो है वो फेंसिंग की प्रैक्टिस करते थे, यानी तलवारबाजी, इधर इधर घुमाना तलवारों को। ठीक है, फिर क्या है, दे कैन सर्व मोर देन वन लॉर्ड। हो सकता है कि वो एक से ज़्यादा लॉर्ड्स के लिए काम करते हों, बट ये बहुत लॉयल रहते थे। अगर किसी एक के लिए काम कर रहे हैं तो उसके लिए लॉयल बहुत ज़्यादा रहते थे, ये चीज़ याद रखना। फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द कंडीशन ऑफ लाइफ फॉर अ फ्रेंच सर्फ एंड अ रोमन स्लेव। देखो भाई, इससे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था रोमन सोसाइटी में स्लेव्स होते थे, और आज का जो चैप्टर है उसमें सर्फ होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले फ्रेंच के जो सर्फ हैं उनको समझते हैं। देखो, एक तो ये फ्रेंच सर्फ जो होते थे वो पीजेंट होते थे, किसान होते थे, जो बिल्कुल फोर्स उनको किया जाता था एक जगह पे काम करने के लिए। वो बाउंडेड थे, वो अपनी ज़मीन छोड़कर नहीं जा सकते थे जब तक उनका लॉर्ड परमिशन ना देता हो। फिर है वर्क एंड ड्यूटी। जो सर्फ होते थे उनका काम था जो लॉर्ड का लैंड है उसके ऊपर काम करना, क्रॉप्स वगैरह उगाना, और उसमें से कुछ पार्ट जो है रेंट के तौर पर देना। और वो बाकी के मेहनत वाले काम भी करते थे, जैसे रोड की रिपेयरिंग करना, बिल्डिंग्स बनाना, मजदूरी करना, वो सब काम भी इनसे करवाया जाता था। फिर इसके बाद है लिमिटेड फ्रीडम। जो सर्फ होते थे उनके पास फ्रीडम ज़्यादा नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत लिमिटेड फ्रीडम होती थी, जैसे शादी करना या फिर अपनी छोटी मोटी प्रॉपर्टी खरीद लेना। बट स्टिल लॉर्ड के कंट्रोल में उनको रहना पड़ता था। छोटी मोटी फ्रीडम होती थी, बहुत बड़ी फ्रीडम नहीं थी। प्रोटेक्शन की बात करें तो इन रिटर्न फॉर देयर वर्क, उनके काम के बदले उनको जो है प्रोटेक्शन मिलती थी लॉर्ड से। लॉर्ड कहता था भाई मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, कोई तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। रोमन स्लेव की बात करें तो वो एक प्रॉपर्टी समझे जाते थे। जो भी उनका स्लेव्स का ऑनर होता था वो उसको अपने परिवार का हिस्सा समझता था, प्रॉपर्टी समझता था। उसको खरीदा बेचा जा सकता था और जैसी मर्जी उसको पनिशमेंट दी जा सकती थी स्लेव्स को। और याद रखना, उनको कोई पर्सनल राइट्स नहीं थे स्लेव्स के पास, वो एक गुलाम होते थे। स्लेव्स का काम अलग अलग हो सकता है, कभी उन्हें फार्म में काम करवाया जाता था, कभी घर का काम करवाया जाता था, कभी वो क्राफ्टमैन की तरह काम करते थे। तो काम उनका डाइवर्स होता था थोड़ा। फिर है उनके पास कोई फ्रीडम नहीं थी।
आप अगर देखोगे जो सर्फ होते हैं उनके पास थोड़ी बहुत तो फ्रीडम थी, शादी करना या छोटी मोटी जमीन खरीदना, इनके पास वो फ्रीडम भी नहीं थी, ये अपने डिसीजंस नहीं ले सकते थे, उनकी किस्मत पूरी तरीके से निर्भर थी अपने ऑनर के ऊपर डिपेंड करती, उनका ऑनर क्या चाहता है उनके साथ करना। और फ्रीडम थोड़ी बहुत मिल सकती थी, मान लो कोई बंदा खुश हो गया उनका ऑनर उसकी लॉयल्टी से या उसकी सर्विस से, तो वो अपने स्लेव को आज़ाद कर सकता है, और ऐसे स्लेव्स जो आज़ाद हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, उनको फ्रीडमैन कहा जाता था। ये पॉइंट आप याद करना, जरूर लिखना अगर आता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द कैथेड्रल टाउन्स इन फ्रांस केम इनटू एग्जिस्टेंस। फ्रांस में कैथेड्रल टाउन्स कैसे बने और वो क्यों इंपॉर्टेंट थे। देखो भाई, होता क्या है, फ्रांस में जब मेडिवल टाइम चल रहा था यूरोप का, तो चर्च का जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा था, तो क्रिश्चियन चर्च जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे। जो बिशप लोग होते थे, जो बहुत बड़े ऑफिशियल होते हैं, हाई रैंकिंग ऑफिशियल होते हैं चर्च में, वो बड़े बड़े चर्च बनवा रहे थे जिनको कैथेड्रल कहा जाता था, और उन्हीं चर्च के आसपास फिर टाउन्स वगैरह डेवलप होने लगे, तो वही फिर बन गया कैथेड्रल टाउन्स। अब होता क्या है कि ये इकोनॉमिक सेंटर की एक्टिविटी के सेंटर बन गए। कैसे? जब यूरोप थोड़ा सा स्टेबल हुआ, जब मिडेवल पीरियड खत्म हुआ, अर्ली मिडेवल पीरियड, तो ट्रेड बढ़ा, एग्रीकल्चर थोड़ा इंप्रूव हुआ। तो जब ये सब चीज़ें होती हैं तो क्या है कि अर्बनाइजेशन भी साथ में होता है, ठीक है, टाउन्स वगैरह का डेवलपमेंट होता है। तो होता क्या है, लोग फिर आने लगे, ट्रेड करने लगे, काम करने लगे शहरों में। तो धीरे धीरे जब लोगों का भी भाई आना ज़्यादा हो गया, तो ऐसी जगहों पर फिर चर्च बने बड़े बड़े, तो और ज़्यादा लोग आने लगे। फिर पिलग्रिम्स भी तो आते थे। पिलग्रिम्स कौन होता है? जो लोग तीर्थ यात्रा करने आते हैं। तो अब जब बड़े बड़े चर्च बनेंगे तो लोग तीर्थ यात्रा करने भी आएंगे। जब लोग तीर्थ यात्रा करने आएंगे तो मार्केट वगैरह का भी फायदा होगा, जो लोग वहाँ पे दुकान लगा रहे होंगे, ठीक है, तो बिजनेस वगैरह का भी ग्रोथ होगा जब लोग आएंगे तीर्थ यात्रा करने। फिर क्या है, अर्बन डेवलपमेंट भी होने लगा धीरे धीरे ओवर द टाइम। जब छोटी छोटी कम्युनिटीज टाउन्स में आकर रहने लगी, तो वहाँ पे आसपास होम यानी कि घर बनने लगे, शॉप्स खुलने लगी और पब्लिक बिल्डिंग्स बनने लगी। और ये जो कैथेड्रल टाउन्स होते हैं, कैथेड्रल टाउन्स, ये बन गए एक्टिविटी के सेंटर्स, इंपॉर्टेंट सेंटर्स, ठीक है। रिलीजियस एक्टिविटी भी होने लगी, इकोनॉमिक भी होने लगी। जो नॉबल्स होते थे बड़े बड़े, वो बहुत सपोर्ट करते थे इन चर्च वगैरह को, क्योंकि वो उनको दान वगैरह दे देते थे। मान लो अगर उनकी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसको बनाने में दान दे दिया, ठीक है, तो इस तरीके से सपोर्ट करते थे। फिर उसके बाद ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बढ़ने लगी वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन डिवीजन इन द फ्रेंच सोसाइटी। फ्रांस के अंदर जो सोसाइटी थी वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी और कैसे कैसे थी, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला, आपके चैप्टर का नाम ही यही है, द थ्री ऑर्डर्स। तो पहला ऑर्डर जो है उसको कहते हैं क्लर्जी। इनका काम होता है, जैसे हिंदुइज्म में पंडित होते हैं, ठीक है, जैसे इस्लाम में मौलवी होते हैं, वैसे ही इनमें क्लर्जी के अंदर कुछ प्रीस्ट होते थे, कुछ बिशप्स होते थे, पोप होते थे, जो काम करते थे, जो रिलीजियस ड्यूटीज करते थे, धर्म कर्म का काम करते थे, स्पिरिचुअल काम। इनसे टैक्स नहीं लिया जाता था, उल्टा ये टैक्स दुनिया से लेते थे, जिसको टीथ कहा जाता था। चर्च वाले दूसरों से टैक्स लेते थे, विच वॉज कॉल्ड टीथ। सेकेंड ऑर्डर है यहाँ पे हमारा द नोबेलिटी, ये दूसरे नंबर पे है। नोबेल्स यानी कि लॉर्ड्स, लॉर्ड्स जो हैं वो लैंड ओनर होते थे, और इसके अलावा किंगडम को प्रोटेक्ट करते थे। बड़ी बड़ी इनकी खुद की एस्टेट्स या फिर प्रॉपर्टी होती थी जिसके ये ओनर थे। और इनकी प्रिविलेजेस क्या थी कि भाई, एक तो बड़े बड़े इनकी प्रॉपर्टी थी, और पॉलिटिकल पावर इनकी ज़्यादा थी, और इनसे ज़्यादातर से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। बहुत अमीर बंदे थे ना ये। तीसरा है द थर्ड ऑर्डर, जिसको कॉमन, आम आदमी, कॉमनर्स का मतलब होता है आम जनता, आम जन, ये जो लोग होते थे, इसमें पीजेंट्स आ जाएंगे या टाउन के लोग आ जाएंगे, जो लैंड से रिलेटेड काम करते थे, एग्रीकल्चर वगैरह करते थे, क्राफ्टमैन आ जाएंगे। इनके पास थोड़े बहुत राइट्स होते थे, और हालांकि पॉपुलेशन में ये लोग बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इनके पास प्रिविलेजेस बहुत कम थी। प्रिविलेजेस की बात करें तो बहुत कम, पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द मैनोरियल सिस्टम एंड हाउ डिड इट फंक्शन। सबसे पहले आपको समझना है मेनोर कहते किसको हैं। तो जो लॉर्ड होता था उसके बड़े बड़े एस्टेट्स को मेनोर कहा जाता था। सो द मेनोरियल सिस्टम वाज द इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम, जहां पे पीजेंट्स लोग रहते थे। एक बहुत बड़ा लैंड होता था विच वाज कॉल्ड मेनर, ठीक है।
और इस मेनर में लोग भी रहते थे, बड़े 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 गांव इसमें पूरे बने हुए होते थे भाई, जमीन बहुत बड़ी होती थी। होता क्या था, इस मेनर वाले जो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी एस्टेट में लॉर्ड का घर भी हो सकता था, फार्म्स भी होते थे बड़े बड़े, चर्च भी होता था, एक पूरा का पूरा गांव भी बसा हुआ होता था भाई, बहुत बड़ी जमीन थी। और लॉर्ड यहाँ पे जितने भी लोग रहते थे उनको प्रोटेक्शन देता था, बदले में उनसे काम करवाता था और प्रोडक्शन करवाता था। ये जो सिस्टम है ये सेल्फ सफिशिएंसी पे काम करता है, यानी कि आप इस बड़ी जमीन में वीट, राइस, वाइन सब यहीं पे ही कर लो प्रोड्यूस, बाहर से कुछ ना मंगाना पड़े, सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भर, यानी कि दूसरों से कुछ नहीं लेना, सब खुद करना है। Now the next question is what led to the decline of feudalism in medieval Europe? फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन क्यों हुआ, ये अब आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले क्या है कि जब ट्रेड की डेवलपमेंट हुई, ग्रोथ हुई, टाउन्स की डेवलपमेंट हुई, लोग नए नए लोग ऐसे आ गए जो बहुत अमीर बन गए। तो पहले क्या होता था, जो लॉर्ड होते थे ना, फ्यूडल लॉर्ड्स, वही पैसे वाले होते थे। अब नए नए लोग आ गए, अमीर बन गए थे जो, तो उनको कौन पूछेगा भाई। फिर क्या है, जो मोनार्क्स थे वो आ गए। अब मोनार्क का मतलब होता है जो सेंट्रलाइज्ड पूरा एक एम्पायर रखेगा, या भाई सारी पावर अपने पास रखेगा। अब फ्यूडल लॉर्ड्स को कोई पूछ नहीं रहा था, क्योंकि राजा तो भाई अपने में मगन रहेगा, इनको थोड़ी पावर देगा। तो इस वजह से ये हो गया। और एक बहुत बड़ी बीमारी ब्लैक डेथ, जिससे बहुत लोग मारे गए, पॉपुलेशन कम हो गई, तो लेबर की कमी हो गई। अब मान लो लेबर है ही नहीं, लेबर की कमी है, तो जो गिने चुने जो 2-4 पीजेंट्स हैं उनसे ही आप काम करवाना चाहोगे। अब वो भी बार्गेनिंग करेंगे, भाई इतने पैसे देगा तो काम करूंगा, नहीं देगा तो मैं नहीं करूंगा। सो इससे क्या है, फिर धीरे धीरे न्यू मिलिट्री टेक्नोलॉजीज का भी डेवलपमेंट हो गया। अब ये नाइट्स हैं, ये भी तो फ्यूडलिज्म का ही हिस्सा हैं, बदले में जमीन लेते थे। तो अब जब नई टेक्नोलॉजी आ गई, गन पाउडर, भाई बंदूक में पाउडर डाला, बारूद और उड़ा दिया किसी को। अब नाइट्स की क्या जरूरत है तलवार चलाने वाले की, जब दूर से ही बंदा मार रहा, ठीक है। फिर क्या है, इसके अलावा जो कैनन्स होते हैं, तोप वगैरह होती हैं, उनका भी डेवलपमेंट हो गया। तो अब वॉरफेयर थोड़ा सा चेंज हो चुका था, तो अब यहाँ पे नाइट्स की भी जरूरत नहीं थी। इस तरीके से ये क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फीडबैक लिखें अपना, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।